सबसे ज़्यादा खतरा जो लोगों को लग रहा है वो ये कि मेरी 5-6 साल पुरानी गाड़ी है, क्या मैं इसको बेच दूँ? पिछले शुभ 2 सालों से लगातार E20 बिक रहा है, तो कई पेट्रोल पंपों पर पानी मिक्स हो गया उसके साथ। गाड़ी ले ना ले, और अगर लेते हैं तो किस टाइप की गाड़ी लें? क्या हम हट के कुछ और ले लें, सीएनजी ले लें, या फिर ईवी की तरफ ध्यान दिया जाए, या फिर सिर्फ हाइब्रिड दिया जाए? लोगों ने वीडियो बना के डाले हैं कि यहाँ तो पानी निकल रहा है, 1 लीटर आप पेट्रोल लेते हो तो आपको मुश्किल से 100 ml तेल मिल रहा है, बाकी 90 ml तो पानी आ रहा है। हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मेरे साथ जुड़ गए एक बार फिर से अमित सर, अमित खरे। आप जानते होंगे इनको। अगर आपने कभी भी कोई भी गाड़ी लेने का प्लान करा है पिछले कुछ सालों में, तो आपने 110% की कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देखी होगी लेने से पहले। और आज हम बात करेंगे बड़े ही एक हॉट टॉपिक पे, बड़े ही ज्वलंत इशू के ऊपर, और वो इशू है एथेनॉल ब्लेंडिंग का इशू। ये बहुत महीनों से चल रहा है, 4-6 महीने हो गए हैं इस बात को पकड़े हुए। पहले लग रहा था कि शायद अब लोग भूल जाएंगे, लेकिन अब ये बात बढ़ती जा रही है। कोई शुगर केन जूस कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अमित सर, आपके पास भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपकी अपनी वीडियो आई है इस टॉपिक के ऊपर, बहुत बढ़िया। और काफ़ी सोशल मीडिया पर एकदम से जैसे कहते हैं हैशटैग कल्चर जो है उसने इसको बिल्कुल उड़ा दिया है। बिल्कुल इट्स नॉट डाइंग, दिस टॉपिक इज़ नॉट डाइंग डाउन। आपका क्या इस पे कहना है? सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि जिसके पास बड़ा सबसे जो सवाल है, सबसे ज़्यादा खतरा जो लोगों को लग रहा है वो ये कि मेरी 5-6 साल पुरानी गाड़ी है, क्या मैं इसको बेच दूँ? सबसे पहली बात। और क्या मैं नई गाड़ी खरीदूँ इस वक्त? क्योंकि कुछ लोग ये भी डर रहे हैं कि नई गाड़ी लेंगे, सरकार की तरफ से कोई क्लियर डायरेक्टिव नहीं है। E20 भी इस वक्त नहीं आना था, जल्दी आ गया है, पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट हो गया है, 1 साल बाद आना था ये। और E27 या E30 भी जल्दी कह रहे हैं कि अपने टाइम से पहले ही आ जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त गाड़ी ले ना ले, और अगर लेते हैं तो किस टाइप की गाड़ी लें? क्या हम हट के कुछ और ले लें, सीएनजी ले लें, या फिर ईवी की तरफ ध्यान दिया जाए, या फिर सिर्फ हाइब्रिड दिया जाए? थोड़ा सा आप अपने थॉट्स इस टॉपिक पर दीजिए, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा मीनिंग रखते हैं और आपके थॉट्स काफ़ी एक जैसे कहते हैं कि आप पावरफुल तरीके से बताते हैं बात को। हाँ, ये सच है कि काफ़ी मुद्दा बढ़ा है। पिछले 7-8 महीनों में जो मेरे कंटेंट निकले हैं, उसके अनुसार ऑलमोस्ट सभी टीवी चैनलों ने कवर किया है इस चीज़ को। उसके बाद इंटरव्यूज़ लिए मेरे, और मतलब ये मैटर एक्चुअल में जब हमने पहली बार चर्चा की थी उसके बाद से लेकर अब जाके ये मैटर बहुत ज़्यादा बड़ा सदद बन गया है। और सच बात जितनी लोगों को पता है उससे ज़्यादा लोग कंफ्यूज ज़्यादा है। बिल्कुल। E20 वैसे देखा जाए एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इंडिया में ही एथेनॉल मिल जाएगा, खास तौर से ऑटो में मिक्स करने के लिए, मतलब जो पेट्रोल है उससे मिक्स करने के लिए। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब गाड़ियां उसके लिए रेडी नहीं थी तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए था धीरे धीरे आगे बढ़े। वैसे 2030 का प्लान था एक्चुअल में, ये बिल्कुल ओरिजिनली 2030 का प्लान था कि हम उस समय E20 पे जाएंगे और तब तक हम E12 से काम करेंगे। E12 लगभग 8-9 महीने बिका केवल, और उसके बाद सीधे E20 आ गया दिल्ली में। और ऑलमोस्ट इस समय करीबन 18 से 20 महीने हो गए हैं E20 दिल्ली वालों को यूज करते हुए। और इसीलिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट मिल रही है, क्योंकि दिल्ली की पुरानी गाड़ियाँ जो 12-13 साल पुरानी थी वो सब थोड़ी थोड़ी परेशानी उठा रहे हैं। एक तो उनके पार्ट्स काफ़ी पुराने हो गए थे तो ज़्यादा ताकतवर थे नहीं, उनकी उम्र ख़त्म हो रही थी, और उनमें E20 आ गया तो जल्दी ख़राब होने लगे। ओके। तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कतें हैं। और जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो उनमें अधिकतर लोग दिल्ली से ही हैं जी। और इवन पिछले शुभ 2 सालों से लगातार E20 बिक रहा है, तो कई पेट्रोल पंपों पर पानी मिक्स हो गया उसके साथ। ओके। अब नतीजा क्या है कि जो फ्यूल सप्लाई होती है सबसे पहले नीचे से होती है, तो अब नया फ्यूल डालते जा रहे हैं पुराने में ही, और नतीजा ये है कि अब नीचे पानी हो गया। और इसी वजह से कई पेट्रोल पंपों पे लोगों ने वीडियो बना के डाले हैं कि यहाँ तो पानी निकल रहा है, 1 लीटर आप पेट्रोल लेते हो तो आपको मुश्किल से 100 ml तेल मिल रहा है, बाकी 90 ml तो पानी आ रहा है। तो ये बात एक्चुअल में कि पंप साफ नहीं है, इस वजह से कंप्लेंट क्यों है उसका रीजन ये है कि एवरेज घट रहा है। भाई इंसान पैसे के लिए काम करता है और पैसे का ही लॉस होगा उसे तो तकलीफ होगी। तो एक्चुअल तकलीफ की सबसे बड़ा रीजन जो है वो है एवरेज का लॉस। और अगर उसके बदले सरकार कीमत कम कर देती तो शायद वो कंपनसेट कर पाते। उनको लगता है चलो कोई बात नहीं, सस्ता मिल रहा है तो एवरेज भी कम मिल रहा है, चलेगा। रही बात गाड़ियों खराब होने की, तो वो सिर्फ पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी, और उनका इलाज भी आराम से बताया जा चुका है कि कैसे आप ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स कम आएंगी। ओके। E85 जो अभी कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ है, फ्यूल भी लॉन्च हो गया है, और एक 4 व्हीलर भी लॉन्च हो गया, गाड़ी भी लॉन्च हो गई उसमें, वैगन आर फ्लेक्स व्हील की।
इसका क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मैं कुछ लीटर E85 का तो सस्ता है क्योंकि, और कुछ जैसे मैं जो 80% में भरा लेता हूँ E20 और 20% E85 भराऊंगा, मेरी गाड़ी में दिक्कत तो नहीं आएगी, कॉस्ट कटिंग कर लूँ मैं क्या थोड़ी सी यहाँ पे, या कुछ ऐसा करूँ। कुछ लोग ऐसा भी सवाल पूछ रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन है कुछ लोगों के मन में, और कुछ लोग डर भी रहे हैं कि 85 पूरी तरह से कब आएगा, E85 के लिए गाड़ियाँ कब आएंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप हमारे को। एक्चुअल में E85 जो फ्यूल है उसमें 85% एथनॉल है, बिल्कुल सिंपल ओके मैथमेटिक्स। ओके लेकिन आप अपनी E20, E10, E5 कार में कतई E85 नहीं फिल कर सकते। आपने फिल किया और घर तक पहुंचने से पहले, पेट्रोल पंप से घर जब तक पहुंचे तब तक गाड़ी बीच में ही बंद हो चुकी होगी। तो इसलिए इस चीज को बिल्कुल ट्राई नहीं ये करना। जो लोग मिक्स करें कि थोड़ा परसेंटेज का डाल लूं, ऐसा नहीं डाल नहीं, लूं, कैसे बिल्कुल बचाऊं? कतई गलती ये नहीं करनी है। ओके E85 एक ड्रॉप भी नहीं डालनी है अपने टैंक ठीक है में, ठीक है। और उसका फायदा यही है क्योंकि E85 अलग डिस्पेंसर के थ्रू मिल रहा है। पहली अच्छी चीज कि ओके सरकार ने जबरदस्ती थोपा नहीं है, एक अलग डिस्पेंसर है। ओके और थोपा क्यों नहीं है उसका रीजन ये था, सरकार को भी पता था कि E20 वाली कार में अगर E85 डालेंगे तो कार इमीडिएटली खराब हो जाएगी और बिल्कुल। लोग फिर गवर्नमेंट को बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल धीरे धीरे कत्ल होना मंजूर है, एकदम से कत्ल होना किसी को भी मंजूर नहीं है, और जी। शायद इसीलिए अलग से आए। तो E85 को आप ऐसे ही ट्रीट कीजिए जैसे अपनी कार में कभी डीजल नहीं भरवाते, ओके क्योंकि पेट्रोल कार में कोई डीजल नहीं डीजल नहीं भरवाता, भरवाता। कोई मिट्टी का तेल नहीं भरवाता, तो फिर आप पेट्रोल कार में E85 भी नहीं भरवाइए, ओके तभी आपके लिए समझदारी है। अब E85 कॉमन होगा या कितने दिनों में होगा, इस समय जो आज की डेट जहां मैं ये शूट कर रहे हैं हम, उस समय तक इंडिया में लगभग 40 डिस्पेंसर के थ्रू यह मिलना शुरू हो चुका है। ओके ओके लेकिन जब हमने टेस्ट किया था E85 को E20 के साथ, तब दिल्ली में एक ही पॉइंट पर अवेलेबल था, ओके ओके और अब कई जगह अवेलेबल हो गया है। मेरी Okay. पेट्रोल डीलर डीजल एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने लिस्ट दी, जिससे पता चला कि 40 पॉइंट हो गए हैं दिल्ली में। दिल्ली मतलब नहीं, पूरे इंडिया में, ओके जिनमें इंडिया में। गाजियाबाद में 2 पॉइंट हैं, दिल्ली में 5 पॉइंट हैं, गुड़गांव में 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट शायद नोएडा में। इस तरह करते हुए पूरे इंडिया में लगभग 40 डिस्पेंसर हो गए। ओके हाँ, लेकिन ये अभी भी कम है। और दूसरी समस्या, कार भी एक ही है, कार भी वैगन आर, वैगन और आर। उसकी भी केवल 13 यूनिट बनी थी। ओके हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप दुकान पे जाएं और ले आएं E85 Okay. का, ये इतना आसान भी नहीं है। और वो 13 यूनिट, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इंडियन डिस्टिलरी एसोसिएशन के एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स और सेक्रेटरीज ने ही खरीद ली हैं। ओके तो वो एक्चुअल में आम पब्लिक ने नहीं खरीदी। ओके हाँ, E85 कार्स का फायदा ये है कि आप उसमें E85 फ्यूल भराइए, चाहे E50 भराइए, चाहे E20 भराइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें सेंसर लगा होता है जो कंट्रोल कर लेता है, उसी हिसाब से कैलकुलेट करता है। इसमें E35 पड़ा हुआ टैंक में, तो E35 के हिसाब से सारी ट्यूनिंग कर देगा। अगर आपने उसमें E20 और मिला दिया, बढ़ के वो ओके E28 हो गया, तो वो E28 के हिसाब से ट्यूनिंग कर लेगा। वो हर समय कैलकुलेट किया करता है कि टैंक में कितना एथनॉल है, ओके उसी हिसाब से करता है। तो E85 कार का केवल एक ही बड़ा फायदा है, वो ये कि उसमें कुछ भी भरा सकते हैं, ओके बाकी कोई फायदा नहीं है। E85 काफ़ी कम एवरेज देता है। अगर आपने जानना है कितना कम देता है, तो मेरे चैनल पर एक रिव्यू है दोनों फ्यूल का। ओके मैंने एक बाइक में E85 भर के टेस्ट किया है, और उसी बाइक में E20 भर के टेस्ट किया है। वो E85 बाइक थी, ताकि दोनों को संभाल सके, ओके और एवरेज का अंतर जमीन आसमान का है। गाइस, उसका हम लिंक नीचे डाल चुके हैं, तो वाली वीडियो आप जरूर जाके देखना, और अपनी नॉलेज के लिए कि हमें फ़ायदा है या नुकसान है, आप खुद ही समझ जाएंगे, वो पूरी वीडियो देखें। एक और चीज़ सर जो लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या, जैसे मेरे पास खुद के पास 2020 तक से पहले की गाड़ी है, उस गाड़ी का मैं क्या करूँ, उसकी लाइफ को कैसे एक्सटेंड करें? अभी कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि किट आ रही है, कन्वर्जन किट आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए हमें कोई किट नहीं मिल रही है, हम नहीं लगा रहे हैं, क्या करना चाहिए? कन्वर्ट ना, मतलब कन्वर्ट तो नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए हमें अपनी गाड़ी की लाइफ को बचाने के लिए? हमें दिक्कत ना है उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या XP100 ही भरवा सकते हैं, या फिर फ्यूल एडिटिव मिक्स करें? बेसिक प्रॉब्लम जो E20 के साथ है वो क्या है, और उससे हम कैसे नेगोशिएट करके अपनी लाइफ को गाड़ी की मेंटेन मतलब अच्छे से कर सकते हैं, ताकि ये ना हो कि बार बार हमें दिक्कत आए, बार बार पार्ट्स चेंज हो? उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए, ये बात तो सही है कि जो पुरानी कार वाले हैं उनको ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं। पहली चीज़, उन्होंने एवरेज का नुकसान झेला है, और अब गाड़ी का नुकसान, हाँ तो उनसे 2 नुकसान सहे नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर कुछ प्रिकॉशन लें,
तो इससे बचा जा सकता है। ओके अगर आपकी कार कम चलती है तो आप कुछ ना करें, हर 20 से 30,000 किलोमीटर चलने के बाद फ्यूल टैंक क्लीन करवा लें। ओके फ्लश आउट फ्यूल, करके, हाँ पूरा फ्लश हाँ, फ्लश करा के ओके। प्रॉपर सुखा लें उसको, और जब अच्छे से क्लीन हो जाए तो और फ्यूल पंप बाहर निकाल के उसका फिल्टर भी क्लीन करा लें, ओके और उसको भी अच्छे धुलवा लें ताकि फ्यूल वह पंप को? हाँ फ्यूल पंप को, ओके। क्योंकि उसका फिल्टर होता है वो जल्दी क्लॉग हो रहा है आजकल, तो उसको हर 20 से 30,000 किलोमीटर पर ये करना चाहिए, या 3 ओके। साल में जरूर करें, ओके कतई बख्शे नहीं। अगर ओके। आपने यहाँ पर लापरवाही आएगी तो दिक्कत है। दूसरा, इंजेक्टर्स क्लीन करें। ओके जैसे ही 20 से 30,000 किलोमीटर चल जाएं आप, इंजेक्टर उसके क्लीन करवा लीजिए, और स्पार्क प्लग बदलवा के अच्छे स्पार्क प्लग लगवाएं, सस्ते वाले नहीं। ओके इंजेक्टर क्लीन हो जाते हैं, एक मशीन आती है उसमें लगा के उसे क्लीन कर दिया जाता है ठीक है। अल्कोहल से, और वो बिल्कुल फ्लश होके लगभग नए जैसे काम करते हैं। तो आप ये 3 4 5 चीजें करने के बाद कार के मैक्सिमम सेंसर्स जो हाथ में आते हैं, जिनका मैकेनिक आसानी से खोल के साफ कर सकता है, वो सारे सेंसर क्लीन करा लें, टोटल बॉडी क्लीन करा लें। ओके इतना काम करने के बाद अब आप अगले 30,000 किलोमीटर तक नॉर्मल सर्विस से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके अगर आपकी रनिंग कम है, अगर आपकी रनिंग साल भर की 20,000 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा की है, तो फिर आप कंसीडर करें किट आने का इंतजार कीजिए, ओके क्योंकि E85 वाली किट्स इंटरनेशनल मार्केट में मिलती हैं, ओके जहां पर फ्यूल पंप की लाइनिंग बदली जाती है, इंजेक्टर्स बदल दिए जाते हैं, स्पार्क प्लग बदल दिए जाते हैं, वायरिंग सेटअप होता है, सेंसर होता है, उसके भीतर उनका खुद का एक एथेनॉल किट होती है। ओके उस किट में पीसीबी लगा है जो सब कुछ सेंसर से कैलकुलेट करता है कहाँ कहाँ कितना एथेनॉल मिक्स फ्यूल आ रहा है। तो वो किट जब आ जाए मार्केट में तब आप सोच सकते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ किटें आएंगी जो सब कारों में नहीं लगेंगी। 3 सिलेंडर के लिए अलग किट होगी, 4 सिलेंडर के लिए ओके, अलग किट होगी, ओके। मारुति की कार के लिए अलग किट होगी, टाटा की कार के लिए। ये बाहर से नहीं ले पाएंगे, आपको डीलरशिप पर ही जाना, सर्विस सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। सर्विस सेंटर या हो Authorized सकता है ऑथराइज सेंटर, ओके। जैसे सीएनजी के अप्रूव्ड फिटर होते हैं जी 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 जिन्हें लाइसेंस मिलता है, हाँ, हाँ। वैसे ही इन किटों को भी लाइसेंस मिलेगा ARAI से, और फिर उसके बाद उनके सर्टिफाइड किए हुए मैकेनिक ही इसे फिट कर सकते हैं, हर कोई ओके। नहीं फिट कर सकता। ओके या हो सकता है सर्विस सेंटर्स को ये अथॉरिटी दे दी जाए। तो इस तरह से ये सेटअप होगा, और फिर आप उस किट के बाद E85 E20 कुछ भी भराइए, ओके आपकी प्रॉब्लम कुछ कम हो जाएगी। जो पेट्रोल के एडिटिव्स आते हैं, जो 20 रुपये का पाउच, 40 रुपये का पाउच, 30 रुपये का पाउच बेचते हैं, इससे कोई बेनिफिट है? क्योंकि एथेनॉल के अंदर वाटर का भी एक पार्ट है जो कंडेंस होकर जो अलग हो जाता है, तो कुछ ऐसा है कि इनसे फ़र्क पड़ता है, या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, सिर्फ आपको ऐसे ही चपेट लगा देते हैं? एक सिंपल सी फॉर्मूला है, आप ध्यान समझें। अगर किसी में पानी मिल गया है तो उस पानी को या तो बाहर निकालिए एक एक ड्रॉपर से नाप के ओके पाइप के साथ, या फिर आप उसको उबाल दीजिए, उड़ जाएगा। इसके अलावा कोई धरती पर तरीका नहीं है। ओके जो एथेनॉल के साथ पानी मिक्स हो गया, आप कुछ भी उसमें मिला देंगे वो मिक्स ही बना रहेगा, ओके वो पानी उड़ के कहीं गायब नहीं हो सकता, सिस्टम ही रहेगा basically। सिस्टम के भीतर ही रहेगा। आपको ओके। पता रहे ना रहे, आप खुश हो जाइए कि हाँ हमने मिला लिया, अब तो पानी भीतर का गायब जादू से। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो ठीक टैंक है। में मिक्स हो गया वो तभी उड़ जाएगा बाहर जब आप उसे पर्सनली हाथ से पकड़ के निकालोगे, या आप उबाल दोगे तो हो सकता है पानी उड़ेगा, लेकिन पेट्रोल उबालोगे तो क्या होगा ये तो शायद नहीं आपको पता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो आप कुछ भी मिला दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई ओके। फायदा नहीं। ना टूटी ऑयल मिलाइए, दुनिया भर में ना जाने कितने मैकेनिक कितने सारे नुस्खे बता रहे हैं दादी अम्मा की तरह से, और इनमें से कोई नुस्खा काम नहीं करेगा, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में कोई ऑयल नहीं मिक्स कर सकते। पहली चीज हमने इंजीनियरिंग में सबसे पहले यही सीखा था कि 2 स्ट्रोक इंजन में ऑयल मिक्स करना है, 4 स्ट्रोक में ऑयल बिल्कुल नहीं मिक्स करना है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में ऑयल में मत मिक्स कीजिए, किसी तरह का कोई एडिटिव मत डालिए। इंजेक्टर क्लीनर जितने बाजार में आते हैं उनसे इंजेक्टर क्लीन नहीं होता है, सारी दुनिया को पता है। कभी इंजेक्टर क्लीन नहीं होते। इंजेक्टर को निकलवाइए, एथेनॉल मशीन के साथ फिक्स करवाइए, और वहां पर वह एल्कोहल मशीन के साथ फिक्स कराइए, वहां पर वो जेट के थ्रू साफ किए जाते हैं, स्पेशली करंट देकर, तब वो साफ होते हैं। किसी ऐसे साफ होने लग जाए तो क्या बात है, फिर सर्विस सेंटर की जरूरत ही नहीं, बस 2 बूंद डालिए साफ इंजेक्टर, क्या बात है। कुछ भी नहीं साफ होता है। आप ऐसे इंजेक्टर क्लीनर पे फालतू पैसे बर्बाद मत कीजिए, प्रॉपर काम कीजिए या फिर मत कीजिए। कहने का मतलब कि खर्चा बहुत ज़्यादा है। अपनी गाड़ी को अगर लॉन्ग लाइफ करनी है दोस्तों, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, इनसे नहीं तो काम नहीं फिर चलेगा। गाड़ी बेच दीजिए और फिर नई गाड़ी हाँ, खरीद लीजिए। पता पड़ा आपने 5,000 रुपए के
एडिटिव डाल दिए और हाँ। फिर भी वो 30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे आपको मेंटेन करने के लिए। तो आपका खर्चा एक्चुअल में एडिटिव और बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। तो अमित सर, आपकी बातों से भी लग रहा है, जो हमने डिस्कशन इतना लंबा किया, कि अगर मेरी गाड़ी 2023 से पहले की है, 3-4 साल पुरानी हो चुकी है या 5 साल पुरानी हो चुकी है, तो मेरे को खर्चा करना ही करना है। आगे चल के मेरा खर्चा बढ़ेगा ही, किसी तरीके से कम नहीं होगा। और अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट और बाकी चीज़ों के लिए पैसे थोड़े से बचा के अलग से रखो, क्योंकि वहाँ पे खर्चा है, आप उससे बच नहीं सकते। सरकार ने आपके लिए सिस्टम ऐसा बना दिया, कोई ऑप्शन दिया नहीं है। XP100 हर बार डलवाना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि 160 रुपये का आता है, 70 रुपये का आता है। XP100 भी कब तक सेफ है पता नहीं। ओके, आज की तारीख में उसका नाम XP100, लेकिन एक्चुअल में 100% प्योर पेट्रोल है, जो प्योर है प्योर। हाँ वो इस समय दिल्ली में उसकी कीमत 162 रुपये जी। लीटर है, मुंबई में 182 रुपये लीटर है। अब 182 रुपये लीटर पेट्रोल कौन खरीद सकता है, मुझे नहीं हाँ, पता। नहीं खरीद सकते। इसलिए बेहतर है कि आप उस पर ना जाएं, बल्कि इन प्रिकॉशन पे ध्यान दें। ओके। ये ज़्यादा बचत कराएंगे आपकी, वो एक्चुअल में बचत नहीं कराने वाला। और एक और सवाल जो है वो ये है कि मैं अगर नई गाड़ी खरीदने की सोच रहा हूँ, जैसे अगले 6 महीने में, साल भर में नई गाड़ी खरीदने का प्लानिंग बना रहे हैं हम, तो किस फ्यूल की तरफ जाएं? क्योंकि अभी मंत्री जी ने पीछे ये भी बोला है कि हम लोग डीजल में भी मिक्सिंग करनी शुरू कर देंगे। अलग अलग केमिकल्स के नाम लिए उन्होंने कि ये भी मिक्स हो सकता है, ये मिक्स हो सकता है। तो क्या डीजल लेना भी अब अनसेफ हो जाएगा? क्योंकि पहले लोग कहते हैं डीजल ले लो, उसमें क्या मिक्स करेंगे? या फिर CNG गाड़ी की तरफ जाए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि CNG में अभी क्या मिक्स करेंगे, गैस के अंदर क्या मिक्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं गैस में भी मिक्सिंग करने का इनका प्लानिंग बन रही है। तो किस तरफ जाए? EVs की अभी अगर ले भी लेते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, हालांकि पहले से काफ़ी बेहतर हो गया 5-6 साल में, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो किस टाइप की गाड़ी पे जाए, क्या करें? लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। लोग कुछ कह रहे हैं कि हम पुरानी गाड़ी चला के ही खुश है, इसी को ठीक करा लेते हैं। तो आप बताएं क्या लेना चाहिए, कौन से फ्यूल टाइप की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हिसाब किताब होना चाहिए, थोड़ा सा हमें बताएं आप। अगर आपके पास एक गाड़ी अच्छी चल रही है तो उसी को चलाइए, अच्छा। पैसे बचा के रखिए, ओके बाद में सीधे EV पे स्विच हो जाइएगा। ओके क्योंकि EV भविष्य नहीं है, EV प्रेजेंट है। ओके भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन EV प्रेजेंट में अवेलेबल है, आसान है, बचत भी देती है और उसके साथ रिस्क नहीं है, ओके पॉल्यूशन वगैरह कोई पंगे नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए ओके जीरो टेल पाइप एमिशन सबसे पहले जो EV के साथ में। दूसरे नंबर पे क्या ऑप्शन है, आप E20 पेट्रोल के साथ ही रहिए। ओके डीजल के साथ पहले से ही बहुत पाप है। बहुत ज़्यादा। हाँ, कि एक DPF तरफ DPF है, एक AdBlue तरफ और- एडब्लू यूरिया मिक्स करना, फिर DPF क्लॉक हो जाना, फिर पता पड़ा सर्विस सेंटर बोलता है 1,20,000 रुपये लगेंगे, फॉर्च्यूनर का सर्विस सेंटर वाला बोलता है 4,20,000 रुपये लगेंगे, और ऐसे सुन के अमाउंट आदमी को चक्कर आ जाता है। तो डीजल पहले से ही पापी है, उससे दूर रहो, उसकी ठीक है, जरूरत नहीं है। ठीक है। तभी खरीदो जब आपको केवल हाईवे चलना है और हर महीने 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलना है, ओके तो डीजल आप कंसीडर करो। और अगर सिटी में चलना है तो डीजल चाहे 5,000 किलोमीटर चलना हो, डीजल को हाथ मत लगाओ, इलेक्ट्रिक खरीदो, ओके ओके सबसे बड़ा फायदा होता है। ओके हाइब्रिड में भी E20 एथेनॉल मिक्स है और आपको उसे संभालना पड़ेगा। और जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियां हैं, ये चूंकि इनमें ज़्यादा कंप्रेशन का अप एंड डाउन नहीं होते, ओके इसलिए इनमें ये गाड़ियां अगर E20 पे चलनी तो इनमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी ओके 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 कंपेरेटिवली नॉर्मल पेट्रोल कारों की। ओके लेकिन जितने भी हाइब्रिड कारें हैं वो सब 3 से लेकर 3.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा महंगी है। 3.25 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए क्या आप वसूल पाओगे अगले 5-6 साल में? तो आंसर नो, शायद ही कोई वसूल पाए। 1.5 लाख किलोमीटर चलाएंगे तभी वसूल पाएंगे। और 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर चलाने के बाद आप वसूल पाए तो पता नहीं तब तक कहीं पेट्रोल ही ना बैन हो जाए, ये भी बात सही तो है। पता पड़ा रीसेल वैल्यू 0 हो गई। तो उससे तो बेहतर इलेक्ट्रिक ही है। तो आज की डेट में अगर सबसे सेफ गेम है तो इलेक्ट्रिक इतनी बदनामियों के बावजूद भी E20 कार ही सबसे सेफ है। हाँ, CNG के साथ ये है कि अगर आपके शहर में CNG अवेलेबल है, कीमत भी उसकी अगर रीजनेबल है और घर के पास में पंप है और आपकी ड्राइविंग ऐसी है, रनिंग ऐसी है डेली की, आपको पंप के आसपास से गुजरना पड़ता है, तो CNG अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, उसमें मिक्सिंग उसमें भी होनी है। ओके और वो मिक्सिंग है कंप्रेस्ड जो नेचुरल गैस है, इसमें बायोगैस मिक्स हो रही है। ओके तो बायोगैस मिक्स हो जाएगी तो बस पहले 160 किलोमीटर अगर चलता था अगर, तो अब 155 या 150 किलोमीटर चलेगा टैंक, बस केवल इतना चेंज आएगा। बाकी मुझे लगता नहीं कोई बड़ी दिक्कत आएगी। ओके, तो भी एक बेटर ऑप्शन है। हाँ, वो अभी भी अच्छा ऑप्शन है और एक्चुअल में बचत करती है CNG, तभी तो हिंदुस्तान फिदा उसको। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा पॉडकास्ट अमित सर के साथ,
उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको। आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे क्वेश्चन भेज रहे हैं, एक्स पे और इंस्टाग्राम पे। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। अमित सर को फॉलो नहीं किया तो उनको भी फॉलो कर लेना। और ऐसे ही हम पॉडकास्ट और भी करते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अमित सर का चैनल तो आप सब्सक्राइब पहले ही कर चुके हैं, लेकिन मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोबारा हम इंडिपेंडेंट फॉर्म में आ चुके हैं मार्केट में, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही अच्छे गेस्ट लेके आए, अमित सर को लेके आए अपने साथ, ताकि ये ऐसे एकदम किसी के दावा में ना आके हमें जवाब दे सके, क्योंकि हमेशा ये अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं और मजबूत तरीके से रखते हैं। एंड यू कैन सेंड अस मोर क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज एक्स, और कमेंट्स में बताना कि आपके सवालों के जवाब मिले आपको कि नहीं मिले। थैंक यू वंस अगेन अमित जी फॉर योर टाइम, एंड ऑलवेज अ प्लेजर टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। सर।